नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। कांग्रेस ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। सुनते हैं घोषणा पत्र पर खड़गे क्या कह रहे हैं। जन भागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। अब जान लेते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या बड़े ऐलान किए हैं। इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना कराएगी, यानी कि जातिगत जनगणना की बात की है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का जो कैप लगा हुआ है उसे हटाने की बात की है। कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरने की बात कही है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़वाएगी, ऐसी भी बातें यहां पर की गई हैं। कांग्रेस 2025 में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी कि 50% नौकरियां आरक्षित करेगी। महिलाओं के लिए बड़ा कदम। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। साथ ही साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक जो क्षतिपूर्ति है इसकी भी बात करती है। साथ ही साथ कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि घोषणा पत्र में ये जारी किया गया है, घोषणा पत्र में कहा गया है। आज हम इसी कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी प्रवक्ता राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की अब शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत अब बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी से। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
5 न्याय 25 गारंटी इसमें उन्होंने दी है। साथ ही साथ अभी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताया भी है कि उसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं। क्या लगता है कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख करके? देवेंद्र जी, आज जो है इंडिया अलायंस की जो प्रमुख दल है कांग्रेस पार्टी, उसने अपना घोषणा पत्र निकाला और उसका नाम रखा न्याय पत्र। जैसा कि आज आप भी बता रहे थे, अब वो किसी को न्याय दिलाएंगे, आप सुनिए। वो बात करते हैं किसानों को न्याय दिलाएंगे, पहला मुद्दा देखते हैं उनका, ठीक है। अरे क्या बताइए, साल इन्होंने राज किया, 70 साल में किसान जो था देश का, भुखमरी से मरा जा रहा था, ना उसे खाद्य मिलता था समय पर, बिजली की इतनी आपूर्ति होती थी, बेचारा बिजली पानी नहीं दे पाता था खराब। जब वो आंदोलन करता था, आपको याद होगा, आपके मध्य प्रदेश में ही आंदोलन किया था किसानों ने, जब बिजनेस मुख्यमंत्री थे, तो 50 पे गोली चलवाई गई। ये रही किसानों के न्याय की बात। दूसरा, न्याय की बात किया इन्होंने इस संकल्प पत्र में कि महिला को न्याय दिलाएंगे। अरे भाई, आपके नेता तो आए दिन महिला का अपमान कर रहे हैं। कल्ली रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, मैं बीजेपी नेत्री के लिए मैं कह भी नहीं सकता आपके सामने। तीसरी बात ये कहते हैं कि युवाओं को न्याय दिलाएंगे। आप देखते, राजस्थान में जो सरकार थी, हर महीने 15 एक जबराट होता था, लाखों युवाओं का जो भविष्य था वो इन्होंने पूरे आग में झोंक दिया। इतनी बातों पर तो अब मुझे लगता है कि पार्टी के नेता भी विश्वास नहीं करते। चलिए, ठीक है। राज शर्मा जी, आपने देखा होगा, कल गौरव फल्लर जी छोड़ के आए हैं कांग्रेस पार्टी, उनका आपने देखा होगा वक्तव्य उन्होंने क्या कहा पार्टी के लिए कि केवल एक ही मुद्दा इनके पास रहता है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। कभी ये विकास की बात नहीं करते, देश को आगे ले जाने की बात नहीं करते, हमेशा जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है नहीं। मैनिफेस्टो में माफ कीजिएगा अवधेश उपाध्याय जी, मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसे हिंदू विरोधी कहा जाए। नहीं, मैंने नहीं कहा मैनिफेस्टो में, मैं कह रहा हूँ जैसे एक नेता है गौरव वल्लभ जी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कल छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनका वक्तव्य आपने सुना होगा, इसलिए मैंने बोला, उन्होंने ये बात कही जी। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग फिलहाल अवधेश जी, हम लोग मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं, बेहतर है कि उनके बयानों पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैनिफेस्टो पे चर्चा करें अगर जो, तो बहुत बेहतर होगा, विषयांतर हम लोग ना हो, क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो पार्टी का एक जो करने वाले हैं, जो वो लोगों को बताते हैं, और उसमें कितनी सत्यता है इसकी जांच परख हम लोग करें तो बेहतर होगा। राज शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है राज शर्मा जी, हम आएंगे आपके पास, आएंगे एक एक करके, जल्दी जल्दी कम शब्दों में अगर अपनी बात रखें तो कम से कम घोषणा पत्र के जो 10 पॉइंट्स हैं उन पे हम चर्चा कर लेंगे, बेहतर होगा, और बीजेपी की तरफ से आप अपना पक्ष रख देंगे। राज शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। राज शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि आप राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है। जातिगत जनगणना कराने की बात क्यों कही गई है, उसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए देवेंद्र भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं जी। हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो हम बोलते हैं उसे करते हैं जी। थोड़ी सी मेरी आवाज इको हो रही है शायद जी, हम दुरुस्त कराते हैं, आप जारी रखिए। हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ जो आज आपने अच्छी बात की, जो चर्चा है कि आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो मैनिफेस्टो में हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमारा एक सिद्धांत रहा, हम जो बोलते हैं उसे करते हैं। देखिए, ये सब बेकार की बात है कि मैं आगे पीछे की बातें करूं, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, ये सब बेकार की बात है। मैं एक बात जानता हूं कि सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हमारा विकल्प समझकर देश की जनता ने इनको चुना और देश ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ये वादे करके आए थे, मुझे नहीं लगता उस पर कोई वादे पूरे हुए हो। और मैं आज ये भी कहूंगा कि आज आपने कहा ना, जो हमें बहस नहीं करनी, बात कहनी है अब। और अगर आज हम जो वादा कर रहे कि 30 लाख नौकरियां देंगे, मनरेगा के मजदूर को 400 रुपए देंगे, 8,500 रुपए लड़के को देंगे महीने के, अप्रेंटिसशिप 1 साल की फ्री कराएंगे,
किसान को एमएसपी गारंटी देंगे। हम सबको तो मैं एक एक करके आप देंगे, इसीलिए आपने ये घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है और उसे मैंने बता भी दिया है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सिर्फ ये बताइए बिल्कुल कि ये बात जातिगत जनगणना कराने की जो बात हुई है, जो मैनिफेस्टो में कहा गया है, कारण क्या है इसका? इसके पीछे का तर्क क्या है? क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है? ये तो जी, जरूरी इसलिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तबके का अगर ग्रुप बी भी है वो भी तक अपनी जाति बताता है। तो मैं सोचता हूं अगर जाति गणना हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत क्या है। आज जब मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं ओबीसी का हूं, मेरे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति कहते हैं मैं जाट समुदाय से हूं, मैं अपने आप को पंडित कहता हूं, पंडित राज शर्मा, तो मैं कह रहा अगर जातिवादी अगर गिनती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए जी। तो इसलिए हमने रखा है कोई ऐसी देश के लिए, अच्छा चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब हैं तो भारत देश के ही निवासी, सिटीजन तो यहीं के हैं। जी बिल्कुल। एक बात और आप बता दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात और आप बता दीजिए, ये कि 50% जो आरक्षण का कैप है इसे भी हटाने की बात कही गई है, इसके पीछे का तर्क क्या है? नहीं, मैं ये कहता हूं वो तर्क कुछ नहीं है इसका तर्क ये है कि जो जब जाति गणना होगी तो उसमें हर चीज का एक रिसफलिंग होता है, और रिसफलिंग होना चाहिए। हम घर पे भी अगर अपने घर को करते हैं तो 5 साल में घर को भी रिसफलिंग करते हैं, तो मैं नहीं समझता 50% आप, हाँ अब आप बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से समझाने लगे। मैं ये कहता हूं देवेंद्र भाई, राजनीति पार्टी सत्ता में आएगी, सत्ता में जाएगी, और हर विधायक हर एमपी, मैं साफ सुथरा कहने वाला व्यक्ति हूं, हर एमपी हर विधायक कुछ अपने अपने को भी पालना चाहता है, अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत करना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में देवेंद्र भाई और राज शर्मा और उपाध्याय जी की स्थिति को खराब ना करें। बिल्कुल, मेरा देश बहुत अच्छा लगता है। यदि आप सोचिए आपका तर्क समझ में आ गया तो लोग प्रफुल्लित होते। जी, आपका तर्क समझ में आ गया, अब बारी तो है दिनेश सिंह जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इनके पास जाने की, लेकिन इनसे थोड़ा सा हम मोहल्लत मांगेंगे कि अब इस पर, मतलब राज शर्मा के इस वक्तव्य पर, राज शर्मा जी के वक्तव्य पर अब हम बीजेपी की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। जी अवधेश जी। देवेंद्र जी, राज शर्मा जी ने जो बात कही है वो इनकी मजबूरी है, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, तो सच्चाई ये है कि इस समय जो जातिगत जनगणना के विषय में बीजेपी का रुख क्या है? जातिगत जनगणना के विषय में बीजेपी का रुख क्या है? देखिए, जाति में बांटकर जो राजनीति करना चाहते थे उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब देश में जातवाद की राजनीति नहीं रही, देश में जो परिवारवाद की राजनीति करते थे वो नहीं रही। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब देश में एक ही राजनीति चल रही है, विकासवाद की राजनीति। इस राजनीति को लेकर पूरे देश की जनता का मूड है एक तरफ, उसको पता है देश की जनता को, जातिवादी जनता है उनको ये पता है देवेंद्र जी। अरे आज से हम शुरू कर दो, मैं शर्मा हटा दूं, आप उपाध्याय हटा दो, करने की भी गारंटी देते। अरे आज से उपाध्याय जी जातिवाद खत्म करते, मैं शर्मा हटाता हूँ, आप उपाध्याय हटाओ, आप अब देश में राज, चाहे वो राम मंदिर बनाने की गारंटी, और दिनेश भाई दिनेश, चाहे वो 370 हटाने की गारंटी, और देवेंद्र भाई देवेंद्र, चाहे वो CAA लाने की, अरे आज ही से शुरू कर लो, चाहे वो महिला को, अरे छोड़ो जातिवाद, आज निपटाओ भाई, अरे आज से शुरू करो, चैरिटी बिगिंस एट होम, अरे खुशियां यहीं से शुरू होंगी आज। बोलिए, अगर मैं गिराने पे आ जाऊँ, गृहमंत्री भी समय भी कम पड़ क्या लिखेंगे? अमित शाह हटाओ, एक तरफ विपक्षी दल है। अरे जातिवाद आज ही से हटाओ भाई, देवेंद्र साहब खुशरा नहीं लिखेंगे, आप उपाध्याय नहीं लिखोगे, और राजनीतिक विश्लेषक खाली दिनेश लिखेंगे, मैं राज लिखूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र लिखेंगे, गृह मंत्री अमित लिखेंगे, और बोलिए इसमें क्या दिक्कत है भाई? अरे जातिवादी आज ही निपटाओ, अरे आपसे हमारा आपका नाम, अरे आप उपाध्याय नहीं लिखोगे, अरे आप देखो जो बोलो उसे करो, झूठ मत बोलो, आपकी पार्टी में नहीं हटाओ, आप उपाध्याय नहीं लिखोगे,
मैं शर्मा नहीं लिखूंगा। बोलिए, अरे चैरिटी बिगन्स एट होम, अरे चैरिटी बिगन्स एट होम, आज ही से शुरू करो, आज ही से। अरे जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ, आज से नारा। बिल्कुल आप राज जी जो बात कह रहे हैं कि अगर जो जात की राजनीति भारतीय राजनीति से हट गई है तो वास्तव में नाम के पीछे जात लगाने की क्या जरूरत है? हटा दीजिए उपाध्याय, हम भी कुशवाहा हटाते हैं और राज जी शर्मा हटाते हैं, दिनेश जी सिंह हटाते हैं। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग संभव है क्या, बताइए? जी जी जी, देवेंद्र जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। नाम बिल्कुल हटाना चाहिए। नाम से पहले अपने जो आपके मन में जो गंदगी भरी पड़ी है ऊंच नीच की, उसको निकालना चाहिए। उसके बाद आप नाम बदलिए। नहीं, पहले नाम से शुरू करते हैं, पहले नाम से शुरू करते हैं। आज से अपडेट, मैं आज देवेंद्र जी देवेंद्र, दिनेश जी दिनेश, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। याद है आपको? कांग्रेस को याद होगा। भाई अब आप बताइए मुझे, इधर उधर की बात करना छोड़ो, हमें जातिवाद निपटाना है, कितने लोग हैं जातिवाद निपटाना है इस देश से, उनका हक मारा जाएगा। जातिवाद मिटाओ, जातिवाद नहीं होता कि कहाँ क्या अपना सरनेम हटाओ, नारा दे दिया। अरे देवेंद्र भाई, नारा जातिवाद मिटाओ, अपने सरनेम हटाओ, जातिवाद मिटाओ, अपने सरनेम हटाओ। अवधेश भाई जिंदाबाद, लो उपाध्याय हटाइए। अरे जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ। अवधेश जी, नाम के आगे से आप उपाध्याय हटा रहे हैं। राज शर्मा जी बार बार अपील कर रहे हैं आपसे, नारा लगा जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ, जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ। जाति क्या होती है? सरनेम होता है, सरनेम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन जो आपके मन में जो गंदगी भरी पड़ी है पहले उसको तो निकाल दीजिए। चलिए, अरे मन किसने देखा? मन, अरे पहले चेहरा तो साफ हो, अरे गुरु पहले चेहरा तो साफ हो, अरे पहले अवधेश भाई का चेहरा तो साफ हो। राज का देखिए, अब मैं नहीं लगा कोई सरनेम। देवेंद्र भाई अभी मेरा सरनेम हटाइए, आप देवेंद्र भाई उपाध्याय का भी सरनेम हटाइए, दोनों का सरनेम हटाइए, दिनेश भाई का हटाइए ना। अरे दिल तो बाद में होगा साहब, ये तो होता। अरे पहले चरित्र तो सही हो। क्या बात करते हो अवधेश भाई? आज से आप अवधेश जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ, बोलो चेहरा साफ करो। ये टीका ये हम लोग ये लगा के दिल साफ नहीं देखता है। देश तो है अखंड भारत। अरे इस दिल को किसने देखा भाई? इस दिल को किसने देखा भाई? मैं कह रहा जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ। बिल्कुल बोलो, मेरे संग नारा दोहराओ। चलिए, ठीक है, जातिवाद हटाओ, जातिवाद हटाओ, नहीं, जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ, जातिवाद मिटाओ, सरनेम हटाओ। दिनेश सिंह जी क्या कहेंगे इस पे? जी कुशवाहा जी, आपको उपाध्याय जी को, राज शर्मा जी को और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बातचीत अभी जाति पाति में चल रही, तो देखिए ऐसे कि जाति पाति हमारी अपनी खुद की दी हुई नहीं, जाति पाति तो पहले से। दूसरा देखिए ऐसे कि मैं बिना लपेटे बिना सीधी बात रखता हूँ आप लोगों के सामने, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो वापस कर दिया, दोनों प्रवक्ता और आप खुद भी अपने। आप तो खैर मेरी बात बुरी नहीं मानेंगे, मैं आप और हम एक ही। बिल्कुल। तो देखिए सीधी अगर बात बोली जाए, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो मतलब कुछ बारी बातें चुनाव के समय जैसे कि वादे कुछ भी किए जाते हैं या चुनाव के समय बातें कुछ होती है, तो मतलब इसीलिए मजाक में बोला था कि ठीक है चुनावी वादे ना करें। तो बातें देखिए ऐसे ही कि मतलब सीधी स्पष्ट अगर भाषा में अगर बोला जाए तो जातियों का आंकड़ा सभी पार्टीज के पास होता है, और जब जैसे कि जातिगत मतलब एक जनगणना करें या ना करें, लेकिन जब भी जैसे वोटर्स का जैसे बाइफिकेशन अगर होता है तो उस केस में जो लिस्ट होती है उनसे पता था कि यहाँ पर कुर्मी कितने हैं, यहाँ पर ब्राह्मण कितने हैं, यहाँ पे राजपूत कितने हैं, तो सबकी हैं। तो इसलिए इस बातें बोलना ही मैं बेमानी समझता हूँ, बोलना इन चीजों कोई मतलब कोई खास तर्क नहीं है। दूसरी और कोई चीजों और कोई विषय बताने लगे, जैसे घोषणा पत्र में अगर जैसे जिक्र किया तो ठीक 100% उनका पूरा अधिकार अपने तरीके से वादा कुछ भी करें, लेकिन उसको पूरा करें। क्योंकि अगर एक वादा सिर्फ चुनावी वादा का रह जाए, जैसे कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट थी और निर्दलीय खड़ी हुई, उन्होंने वादा किया कि मैं जीती
तो अपनी जो खासदार निधि, मतलब खासदार का मतलब हो गया जैसे कि आम और खास जो हो गया, वो एमपी अगर एक सांसद अगर बनती है तो अपनी खासदार निधि से और सबको एक एक मतलब बोतल जो है विस्की की और एक एक बियर की और ये सब रेगुलर तौर पे देते जाएंगे। और दूसरा उसका राशन कार्ड जो है तो उसके थ्रू मतलब एक तरह से बांटते काम करेंगे और उसमें सब्सिडी देंगे ऐसे। तो उस तरीके से काम अगर करने की अगर बात करें, कुछ भी वादे करने जो कि मतलब पूरे होने, क्योंकि कानून सम्मत वो नहीं है और आगे हो भी नहीं पाएगा, तो उस तरह की चीजें जो है ना कोई पार्टी ना करे, कि अगर वो अगर किए जाएंगे तो देखिए वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि 1 लाख रुपए देने की बातचीत जैसे हुई, जाति वाली से बात अलग हटती है, क्योंकि जाति वाली बात बहुत लंबा थोड़ा करने के लिए कुछ है नहीं। अगर इनको कांग्रेस को करना, देखिए बहुत सारी जगह पे पहले इनका राज रहा और केंद्र में रही, तो उससे पहले देखिए जैसे कि मतलब कि ओबीसी और एनसीपीओ को लेकर भी बोलते रहे, लेकिन उस रिपोर्ट को लेके बैठने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस पर कोई पेपर वेट रखने के लिए इनके पास में कोई उस टाइम पे कोई नहीं था कि जिसने लाके उस फाइल में पेपर वेट रख दिया। जातिगत जनगणना और बाकी जैसे कि जो उनमें मतलब इकोनॉमिक सेंसस किया गया था, तो उसको आउट करना चाहिए था 2014 तक, 2013 तक सरकार थी, तो उस समय को करना चाहिए था। दोबारा अगर आते हैं, हमारी शुभकामनाएं, ठीक है, जो जैसे अभी पिछले 2 चुनाव में कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि 50 या 50 से कम सीटों में कांग्रेस से बढ़ती रही है, तो मेरी शुभकामनाएं ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी सीटें हैं, जैसे केंद्र में काबिज हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कम से कम ऐसा इनके पास में मतलब आधार हो, इस तरह की चीजें हो कि जिससे कि मतलब केंद्र में केंद्र सरकार के नाक में दम करके रखे हमेशा, जो जैसे केंद्र में सरकार हो तो उसके सामने मजबूत विकल्प के तौर पे उधर मजबूत विपक्ष के तौर पे करें। अभी जातिगत जनगणना लोग को लेकर के इतना बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता लंबी चौड़ी मुझे नहीं लगती, क्योंकि पहले से सब चीजें सर उस पर स्टैंप लगाने की आवश्यकता है। सभी जगह सबको पता है कि कौन से कहां पर किस मोहल्ले में किस जाति के लोग हैं, किस राष्ट्र मतलब किस प्रदेश में, और कितने कितने मतलब मुस्लिम है, कितने मतलब और अन्य जातियों के लोग हैं। वो सब चीजों करके मतलब उस समय बहुत बड़ा इसका मुद्दा ना बने, चलो मुद्दों की बात करें और जनता के पक्ष की बातें करें, जनता के बीच में मजबूत आधार लेके जाएं कि हम लोग आए तो ये चीजें आपके लिए करेंगे, और ये चीजें जो पहले रही उसको हम लोग अलग हटा करके, उनसे अलग हटके और उससे इतर काम करेंगे और बेहतर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बातें हैं। वास्तव में जनता के मुद्दों पर ही बातचीत होनी चाहिए। अब जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महिलाओं के लिए 50% नौकरियां आरक्षित रखने की बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा। राज शर्मा जी, मैं एक बात बताऊंगा देवेंद्र भाई, पहले एक कहावत थी कि घर में लड़के को नौकरी दे दो सारे घर पल जाएं। अगर मैं गलत ना हूं, और अवधेश जी भी, अब उपाध्याय तो कहूंगा ही नहीं, अवधेश जी भी इस बात को मानेंगे अगर अंतरात्मा की, अब घर में अगर एक लड़की को नौकरी दे दो तो 4 परिवार पल जाएंगे। इसलिए महिलाओं को, और महिलाएं आगे आ ही रही है, 4 परिवार वो उड़ा रही है, ट्रेन वो चला रही है। एक अगर जो एक युवा को नौकरी हम देते हैं तो एक परिवार पल जाता है, और एक महिला को नौकरी देते हैं तो 4 परिवार कैसे, ये समझना चाहेंगे हम आपसे। 4 परिवार, हाँ मैं समझाऊंगा। मुझे देखिए, अगर 3 भाई हैं, 1 बहन है, अगर आपने भाई को नौकरी दे दी, थोड़े दिन तो वो साथ देता है, चला जाता है, मैं सच बोलता हूं भाई साहब, और किसी का कोई मैं सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, लेकिन मैंने देखा भारत की महिलाओं में परिवार के प्रति वफादारी है। मैं दावे के संग कहता हूं, इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा वफादार कोई भी कण है तो वो इस देश की महिला है। मैं इसलिए चाहता हूं कि वो अपने भाई के भी, मैं आपको ऐसे परिवार दिखा दूंगा जहां बहनें सर्विस करती हैं, अपने भाइयों के परिवार पालती हैं। और दूसरी बात बताऊंगा, भावनात्मक रूप, बुआ का रिश्ता, इसलिए कह रहा हूं 4 परिवार पालती है, बुआ का रिश्ता सबसे, रिश्ते सब पवित्र है, कहीं अवधेश भाई कहते वो नहीं, अब मगर जो बुआ का रिश्ता है ना, वो इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा रिश्ता नहीं है। बुआ, भाई नहीं कर रहा है कुछ, उसके बच्चे को पाल देगी, अच्छे स्कूल में पढ़ा देगी, अपनी शादी नहीं करेगी, लेकिन लड़का नौकरी लग गया ना, 4-6 साल तो मां की बातें करता है बस, लेकिन बवाला खड़ा कर देता है। और मैंने ऐसे कई हजारों परिवार, बहनों ने अपने 3 भाइयों के परिवार को पालने के लिए शादियां नहीं करी है देवेंद्र भाई। इसलिए महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, और जो प्राणी महिला को सम्मान नहीं देता, मैं और बताता हूं, घर में आदमी बीवी को, बहन को, मां को, ये 3 रिश्ते होते हैं, और बेटी। दुनिया में इतना पाप कर लेना, अपने 4 रिश्तों को खूब मान देना, उस पाप का जो कर रहे हो अनजाने में या जानकर, वो पाप भी धुल जाएगा। मैं ये अवधेश भाई को, और दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं, अवधेश भाई, बात करते करते ख्याल आया, हम लोग अपना नाम राजकुमार
अवधेश कुमार, कुमार कोई जाति नहीं है। और आप अपने नेता से कहिए जो मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो कहे ये ना कि मेरी गलती हुई, मैं इस देश से माफी मांगता हूं कि मैंने अपने को ओबीसी बताया। नहीं, कोई ओबीसी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री मेरा भी उतना ही है जितना अवधेश जी का, मेरा भी प्रधानमंत्री उतना है जितना राजनाथ सिंह जी का। लेकिन जब इस तरह की बातें हो जाएंगी, राज शर्मा जी, हम रोकना चाहेंगे आपको, जब इस तरह की बातें हो जाएंगी तो आपने अपने ही मैनिफेस्टो में 50% आरक्षण के कैप को हटाने की बात की है, तो ये आरक्षण किस आधार पर करेंगे आप? देखिए, ये पहले तो आप बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी इसी बात का एक बार मैं जवाब दे चुका हूं, और एक क्वेश्चन का एक ही बार जवाब होगा देवेंद्र भाई। और मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मैंने पहले जो जवाब दिया था, मैं दे रहा, मैंने पहले भी इसी बात का जवाब दिया था, रिसफलिंग का टाइम आ गया जी। जब आप घर में पुताई कराते हैं 5 साल 3 साल बाद, तो सोफे की साइड बदल देते हैं, कमरा वैसे ही रहता है, सोफे की, चेयर की, डाइनिंग टेबल की दिशा बदल देते हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू रीशफलिंग, राइट टाइम टू रीशफलिंग। मेरा जवाब जितनी बार बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं। अवधेश जी, जवाब दीजिए आप। जी देखिए देवेंद्र जी, राज शर्मा जी ने परिवार का जो बताया अभी बहुत अच्छी बात बताई कि मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैंने नहीं बताई, ये नौकरी कैसे देंगे? जिस पार्टी से हमारे राज शर्मा जी आते हैं, बड़े भाई हमारे, इतनी अच्छी मूछें इन्होंने रखी है, सब देख के अच्छी भी लगते हैं, चेहरा भी पसंद भी अच्छा है इनका, और पूरा ज्ञान भी है इनको। ना तो इन्होंने ये बताया कि कैसे नौकरी देंगे, दूसरा इन्होंने ये भी नहीं बताया, इनके एक वरिष्ठ नेता है कर्नाटक से, तो कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है, इधर की बातें छोड़े भाई, आप एक मिनट आप सुधरे, मैं सुधरे, जग सुधरेगा, वो केवल हम सुधरे भाई। अरे निपट लगे सबसे, आज बोलो चैनल पे लाखों लोग सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, बोलो देश पहले, बोलो वंदे मातरम, बोलो सीताराम, क्या दिक्कत है? नाम से सरनेम हटाओ, जातिवाद मिटाओ, चलो आज से शुरू, उधर की बातें करना छोड़, अब तो ये बताओ कारवा क्यों लूट रहे हो? प्रवक्ता है कांग्रेस के नेता, मुझे मेरी बात कर, अब्दुल भाई किस तरह से छोड़िए, तमिलनाडु में क्या क्या, कर्नाटक में क्या क्या, हरियाणा में क्या क्या, जम्मू में क्या क्या, बात आप सुधरो, मैं सुधरे, उसमें लड़ रहा हूँ। अरे पहले हम दोनों सुधर लेते हैं। अरे अपमान किया जाता है, अच्छा पहले बताओ, सुधरेंगे हम? में बात करते हैं कि हम महिलाओं को, अरे पहले बताओ, छोड़ो इधर की बातें। अगर हम दोनों सुधर गए, 200 सुधरेंगे, 200 सुधर गए, 2000 सुधरेंगे। आवश्यकता नहीं है, एक बात बताओ, एक बताओ अवधेश भाई, जो व्यक्ति जो बोलो अंतरात्मा से बोलो, सम्मान नहीं, झूठ मत बोलो। अरे अवधेश भाई, पंडित जी हो भाई, टीका लगाया हुआ है भाई, झूठ नहीं बोल रहा। पंडित जी आपको झूठ नहीं बोलना है। अवधेश जी झूठ कहाँ बोल रहे हैं? डायरेक्ट बात देनी है। नहीं अवधेश जी झूठ कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, मैं क्यों कर्नाटका क्यों पहुंच गए? नहीं तो आपके पार्टी के नेता है ना सर, आपके पार्टी के नेता हैं, उनको भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप व्यक्तिगत अपनी बात कह रहे हैं, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप पार्टी को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मत भूलिए। देवेंद्र भाई जी जी, देवेंद्र भाई जी, लेकिन एक कहावत ये भी है, स्वर्ग अपने मरे दिखता है, स्वर्ग अपने मरे दिखता है। पहले हम आप सुधर लें, आप दूसरों की गारंटी नहीं ले रहे। मैं कहता हूँ जो महिला के लिए बोला गलत है, वो जो महिला का अपमान करे वो बदतमीज है। लो अब बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आपके नेता ने महिलाओं का अपमान किया, वो भी बदतमीज है, बोलो। अगर मैं कहता हूँ अगर मेरी पार्टी का कोई नेता महिलाओं का अपमान न करे, वो बेकार का नेता है। आप बोलो कि मेरी लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां गोल्ड मेडल लाई थी, उनको सड़क पे पुलिस वाले घसीट रहे थे, मेरा पहलवान एक मेडल को रोड पे लग रहा था, मेरे देश का प्रधानमंत्री एक वो शब्द नहीं बोल पाया। कौन प्रधानमंत्री गलत थे? कहो भाई, आपको कहना पड़ेगा। आज देख रहा है पंडित लिखा हुआ है, उपाध्याय, इसको 10 लाख 1 करोड़ जनता देख रही है। तो मैं कह रहा कोई महिला का अपमान न करे, वो नेता बेकार है। सोशल बायकॉट करो उसका।
अब आप बोलो अवधेश जी, बोलो अवधेश बोलो जी, जरा। अवधेश जी जवाब बोलो, दीजिए, उसके जवाब बाद दो। हम दिनेश जी के पास जाएंगे। जी देखिए, राज शर्मा जी जो है ज्यादा एक्साइटेड हो गए। देखिए, राज शर्मा जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, इनके लिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, जो किस तरह से मैनिफेस्टो लगाई है उसमें कोई बात चल रही है। तो जिस तरह से आपने ही बोला, मैं तो अंतरात्मा से बोलता हूँ। कर्नाटक के विराज ने कहा, पूर्व विधायक के कर्नाटक के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा ये वाली बात कि महिलाओं को रसोई तक सीमित रहना चाहिए, खाना पकाने तक सीमित रहना चाहिए। जी ये बताइए, अब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कहा। अरे मैं कह रहा इधर देवेंद्र भाई एक बात का जवाब चाहिए मुझे। लेकिन वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता अवधेश है भाई से। तो भाई उसका विरोध करना सीखिए आप। कांग्रेस भाई, के राहुल गांधी विरोध मैं करते कह हैं, रहा राहुल गांधी अगर अपमान मेरी करते हैं, मैं कांग्रेस कह रहा कोई मेरी सम्मान पार्टी करता का है नेता महिलाओं का, तो आप अगर उसका महिलाओं की विरोध कीजिए। बेइज्जती करे, महिलाओं का अपमान करे, मैं उस बात का खंडन करूंगा। अब आप कहें कि मेरे नेता भारत के प्रधानमंत्री ने उस लड़कियों का जो गोल्ड मेडल लाई थी, मेरे देश की शान थी, मेरे देश की चांद थी, मेरे देश की सूरत थी, उनके अपमान के लिए आपको प्रधानमंत्री ने कि इस बात के लिए खंडन करिए आप। चलिए अंतर्राष्ट्रीय की आवाज से। अवधेश जी, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने महिलाओं का अपमान किया है तो उनकी आलोचना राज शर्मा जी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब इनकी बात का जवाब दे दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, इन्होंने अभी ये नहीं कहा, रणबीर सुरजेवाला ने क्या कहा, चलिए कोई बात नहीं। ये भी बात कर रहे थे जो पहलवान बैठे थे, बहन लड़कियां जो बैठी थी, उस पर अगर बहस करेंगे तो पूरा समय उसके लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि वो जो मुद्दा था वो किस लिए बैठे थे। अब एक बात बताइए, अभी तो भी शामिल हुए हैं, दो खिलाड़ी देश में हैं। अरे जब जाओगे तब तो मेरा सुना कि दो सम्मान खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने मिला है, बात कह रहा हूं, तो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। अपने नेताओं को बचाने का षड्यंत्र मत रचना। सम्मान मिलता है, अपने नेता जो महिलाओं का अपमान करते हुए टीवी में दिखे, उनको बचाने का षड्यंत्र मत रचो। मैं कह रहा हूँ आपकी अंतरात्मा माफ नहीं करेगी। मत रचो षड्यंत्र। अरे जो गलत करो जो गलत करो, ज्यादा से ज्यादा एमएलए बन जाओगे, ज्यादा से ज्यादा एमपी बन जाओगे। अरे अवधेश भाई, अपने नेताओं, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़कियों के संग रेप किया और आंखें चीर के देख रहे हैं, उनका खंडन करो। अंतरात्मा से खुशी मिलेगी, अंतरात्मा से लोग आपका नाम लेंगे कि अवधेश भाई ने अपने नेता का खंडन किया। लेकिन अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एमएलए तो नहीं बनोगे, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख तो नहीं बनोगे, ज्यादा से ज्यादा सभापति तो नहीं बनोगे, यही तो होगा। अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपको आपके टीके की कसम, आपको आपके टीके की कसम, आने वाले 9 दुर्गों की कसम। आप पंडित है, 9 तारीख से 9 दुर्गे शुरू हो रहे हैं, आपको दुर्गा माता की कसम। आप खंडन करो बस। मैं चुप हूं अब। चलिए राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से दिनेश सिंह जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और महिला के सम्मान पर इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। क्या लगता है आपको? जी कुशवाली, देखिए ऐसा है कि अभी हरीश रावत जी जीते होते उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी कांग्रेस पर। उन्होंने बोला कि कांग्रेस बहुत सुस्त है, तो उन्होंने, मुझे लगता है ये डिबेट आज अगर देखे होते तो उत्साहित होते और राज शर्मा जी का उत्साह देख करके और ये टिप्पणी कतई ना करते। राज शर्मा जी आप बिल्कुल मिला कि बिल्कुल पॉजिटिव मोड में है और इस तरह के रहना भी चाहिए, तो मतलब शुभकामनाएं मेरी। तो देखिए अब जैसे आते हैं महिला सम्मान की बात पे आते हैं, तो दूसरा मतलब एक तो देखिए मैनिफेस्टो की जैसे बात में बताता हूँ, मैनिफेस्टो में जैसे 2 चीजें जो है विरोधाभासी है कुशवाली। जैसे एक चीज बताई गई कि देखिए महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया जाएगा। वो तो पहले भाजपा भी जैसे एक तरह से कि मतलब महिला सम्मान निधि और जैसे ये जो सब चीजें और वो सब मतलब जो और जो चीजें हैं उनके द्वारा करती रही है, लेकिन साथ में जैसे कि उसको 50% के कैप को हटाने की बातचीत करके तो किस प्रकार से दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे और जनरल कैटेगरी कितना रह पाएगा, सबसे पहली बात ये है। दूसरी उसके अलावा ये देखेंगे जैसे अगर महिलाओं के सम्मान की अगर बात चल रही है तो अभी सुरजेवाला जो है इनके मतलब राष्ट्र प्रवक्ता रहे हैं और अभी मतलब
राज्यसभा के सांसद हैं, तो उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर के मैं ऐसी बार अभद्र टिप्पणी इन्होंने की थी कि जिसको मैं बोल नहीं सकता उसे और आप सुन नहीं पाएंगे। तो शायद उस तरीके से मतलब है कि जैसे कि राज शर्मा जी बैठे उसको भी सर्च करके देखना। तो देखिए जैसे मैनिफेस्टो में जो अच्छी चीजें डाली थी इसलिए डाली है जैसे कि जनता बीच में कनेक्ट कर सके और जनता उससे लुभावित मतलब उनको करके जनता को और अपने नजदीक ज्यादा मतलब जैसे उनको वोटों में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके या और इन तरह की चीजों को लेकर के और अगर बार बार अगर ये सब चीजें की जाएंगी तो वो ठीक ठाक नहीं रहेगा। दूसरा देखिए अब जैसे कि कांग्रेस का अभी जैसे कि 2023 तक का राज था राजस्थान में, और अन्य प्रदेशों की बात नहीं कर रहे सर, मैं पड़ोस की बात ही कर रहा हूँ। तो राजस्थान में था तो राजस्थान मतलब नंबर 1 था और उसमें मान के चलें कि भट्टे में किसी बच्चे को जला दिया गया, कुछ और चीज बोल दी और वहां के एक अच्छे नेता मतलब शीर्ष नेता जो है वो बोलते हैं अच्छी तरीके से कि भाई मतलब कि मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए यहाँ पर रेप की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की चीजों को देखिए बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं और अपने तरीके से इन चीजों को लेकर के देख मैनिफेस्टो जारी करें, मैनिफेस्टो में अच्छी चीजें भी लिखें, उनको कार्यान्वित करने का काम भी करें, लेकिन उसके साथ देखने की राजनीतिक शुचिता और किसी पार्टी को चाहे कोई भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो कुछ भी हो, लेकिन अगर चीजें अगर बोली जाएंगी तो उसमें चीजें निकल जाएंगी और दूर तक जाएंगी सब चीजों को। तो अपने तरीके से पहलवान बेटियों का नाम लिया तो देखिए उसमें तो एक्शन हो चुका है, लेकिन जैसे कि जिन लोगों ने अनर्गल टिप्पणी इस तरह की जैसे सुरजेवाला क्या उन पर किसी को टिप्पणी की, और दूसरा सुप्रिया सेनेट जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मीडिया का सारा जो कार्यभार है वो देखती हैं और वो पूछती हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं क्योंकि मतलब सीधा पहले पब्लिक डोमेन में था, एक्स में उन्होंने अपना डाल रखा था, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहिए, क्या करना है। तो अपने तरीके चीजें राजनीतिक सुरक्षिता जो है वो बनाए रखें। इस तरह की चीजों से कहीं पब्लिक में मतलब कि कनेक्ट करने वाला काम मुश्किल होगा। अपने मैनिफेस्टो चाहे थोड़ा छोटा कर दें लेकिन बीच में जनता के बीच में लेकर के जाएं चीजों को तो बेहतर तरीके से रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी सभी ने अच्छे तरीके से बात रखी, चीजें करें तभी आगे बढ़ता है। चलिए कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अभी चर्चा तो और हो सकती थी और बातें हो सकती थी, विचार भी आप लोगों के और प्रकट हो सकते थे, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है, यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब ये देखना होगा कि यह न्याय पत्र लोगों को कितना समझ में आता है और इस पर कितना लोगों को विश्वास हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।